ओके, तो लेक्चर नंबर 10B स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो यहाँ पे मतलब लेक्चर 10B, इसके साथ में आपका लेक्चर 11 और 12A, ये पूरा आपका क्या है, डैक है और एडीसी है, पूरा मिला के इतना करीब। तो ये आपका यहाँ पे हम डैक पढ़ेंगे। तो डैक और एडीसी के बारे में एक बात जान लेते हैं कि ये लीनियर सर्किट होते हैं। ओके, तो ये इनका ग्राफ हो गया, ये हमेशा लीनियर होते हैं, ये बात इनकी काफ़ी फिक्स है। डैक का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ओके, डिजिटल वैल्यू को लेके उसको एनालॉग में चेंज कर देगा। और एडीसी आपका क्या होता है, इस एडीसी का उल्टा होता है, ये आपका एडीसी है जो एनालॉग को चेंज करके डिजिटल में चेंज कर देगा। इस साइड ये एडीसी कर देंगे, इस साइड आप डैक लगा देंगे। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, सब एनालॉग वैल्यूज़ है। जो भी साउंड है एनालॉग वैल्यू है, और जो कंप्यूटर है वो केवल बाइनरी पे वर्क करता है, तो केवल डिजिटल पे वर्क करता है। इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हम चीज़ों को चेंज करें। ओके, अगर ये डिजिटल इनपुट आपको मिला हुआ है जैसे कि 1011, तो इसको आप डैक में डालेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, और वह आपको उसका एक इक्विवेलेंट आपको एनालॉग वैल्यू देगा। ठीक है, अगर ये वोल्टेज की वैल्यू है तो एनालॉग वोल्टेज देगा। ये चीज़ है, ये कुछ इस तरीके से काम करता है आपका। ये यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रहा है कि रेफरेंस वोल्टेज कुछ होना ज़रूरी है। जब आप एक डीएसी को यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं केवल डीएसी ही बोल रहा हूँ, अभी एडीसी की बात नहीं कर रहा। तो डीएसी को यूज़ कर रहे हैं तो एक रेफरेंस वोल्टेज होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका वी डैक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो भी आपका डेसिमल इक्विवेलेंट है। जैसे कि यहाँ पे 6.5 वोल्ट है, तो इस एग्जांपल से देखें तो 6.5 वोल्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये जो 1011, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट जो होगा उसके। ओके, तो ये चीज़ है, ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, ये 8, ये 2 और ये 1, ये आपका 11। ओके, तो ये लगभग इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसके संग कुछ एक कांस्टेंट भी होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्टली तो इक्वल है नहीं। तो वी डैक की बात करेंगे, वी डैक किसके इक्वल होता है, के और इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी। तो ये जो बाइनरी है, जैसे यहाँ पे ये 1011 था, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट इनटू के, और ये ही आपका क्या हो जाएगा, वी डैक हो जाएगा। अब के क्या होता है, के ही यहाँ पे जो होता है वो रिजोल्यूशन होता है। जो हम रिजोल्यूशन की बात करते हैं मेजरमेंट सिस्टम में, तो सबसे ज़्यादा रिजोल्यूशन यूज़ होता है, तो ये आपका रिजोल्यूशन हो गया के। ओके, तो वी डैक इज इक्वल टू के इंटू आपका डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी, और ये हमारा एक लीनियर सर्किट होता है। तो डैक इज अ लीनियर सर्किट, और आपका इसका क्या मतलब है कि आउटपुट ऑफ अ डैक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट ऑफ द डैक के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी पावर 1 के। लीनियर का यही मतलब होता है, अगर पावर चेंज हो गई तो फिर आपका लीनियर नहीं रहेगा। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब देखते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पे बात क्या रही है कि बाइनरी नंबर अगर हम कोई लेते हैं, जैसे कि हमने यही लिया 1101, तो ये क्या देगा, इसका आपका 1101 को करेंगे तो ये आपका ऊपर था 1011 था, ठीक है, ये 1101 है। ओके, या फिर इसको पढ़ने में उल्टा पढ़ दिया, ये आपका एलएसबी है, ये एमएसबी अगर है ऊपर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1101 लिखेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे किया था, ये 1011 नहीं होगा, ये 1101 होगा। अगर हम इस तरीके से लेते हैं एल एस बी एम एस बी को, तो 1101 आपका क्या दे देगा, 8 + 4 + 1, तो ये आपका दे देगा 13। ओके, चलो आगे देखते हैं वापस यहाँ पे। तो ये आपका इसने 13 दे दिया। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं कि जो भी ये वैल्यू है, जैसे इसका एल है, तो इसकी एल साइड से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ओके, जितने भी आपके ये बाइनरी वैल्यूज़ हैं उनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको और इनका सम आपको क्या देगा, इनका सम आपको करना पड़ेगा। इनका सम आपको देगा, क्या देगा, ये वैल्यू, और इसी को हम कहते हैं डेसिमल इक्विवेलेंट। ओके, ये चीज़ तो अभी हमने देखी ली कि वी डैक इक्वल टू के और इनटू आपका डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी, तो वी डैक इसके इक्वल है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये 3 बिट अगर हम बी डैक लेते हैं, ठीक है, केवल 3 बिट का, तो D2, D1, D0 3 आपको बाइनरी बिट इसमें देनी है, जिसमें से आपका LSB नीचे है, और याद रखेंगे कि MSB आपका ऊपर होता है। तो ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है कि LSB नीचे है, MSB ऊपर होता है। तो इसके आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वी डैक मिलेगा, और ये कहाँ, वी रेफरेंस वोल्टेज यहाँ पे हो गया। ओके, VR इसका रेफरेंस वोल्टेज इसमें हम दे रहे हैं। तो बाइनरी इनपुट क्या है, बाइनरी इनपुट को जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा, D2 के अंदर 2 की स्क्वायर, D1 2 की पावर 1 और D0 2 की पावर 0। तो कुल मिला के क्या होगा, जो हमने लॉजिक सीखा है कि डेसिमल इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, 2 स्क्वायर इंटू D2, 2 की पावर 1 इंटू D1 और 2 की पावर 0 है इंटू D0। तो ये हो गया। अब वी डैक का फाइनल अगर हम लिखें, जो हमें आउटपुट में मिलेगा वी डैक, उसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी, के, जो कि रिजोल्यूशन है, इंटू फिर यही वाला आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, 2 स्क्वायर D2, 2 की पावर 1 D1 और 2 की पावर 0 D0। तो कुछ इस तरीके से आ गया। तो ये आपका जो ये पूरा आया है, यही आपका फाइनल डैक का आउटपुट इक्वेशन होती है, कुछ इस तरीके से ये। ओके,
अब इसको हम 3 बिट का लिया 4 बिट में बढ़ाते हैं, तो 4 बिट में बढ़ाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 D3 और हो जाएगा, बाकी तो वो पुराना वाला, ये तीनों तो पुराने वाले हैं, और के आपका मल्टीप्लाई हो ही रहा है रेजोल्यूशन। तो ये आपका 4 बिट डेक है, ठीक है। तो अब तो दिख गया होगा कि कैसा आपका डेक होता है, किस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे अगर बात करें जैसे कि ये 3 बिट डेक का ग्राफ अगर है, तो 3 बिट डेक का ग्राफ मतलब है कि अगर वैल्यू 0 0 0 है तो 0, अगर वैल्यू 1 है ओके तो 0 0 1। और यहाँ पे क्या जरूरी है कि हर चीज़ में के तो मल्टीप्लाई होगा ही, के को तो अलग कर ही दो कि के तो मल्टीप्लाई हो रहा है, के कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, बट वो जो भी है वो इक्वल वैल्यू का है, ओके। तो वो वैल्यूज़ में चेंज नहीं करेगा। फिर ये क्या है 0 1 0 के लिए 2, 0 1 1 के लिए 3, 1 0 के लिए 4, और 1 0 1 के लिए 5, फिर 1 1 0 के लिए 6। तो इनको अगर आप एक साथ कनेक्ट करोगे तो ये आपको क्या देगा, एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो यहाँ से प्रूव होता है कि आपका डेक एक लीनियर डिवाइस है। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि डेक आपका एक लीनियर डिवाइस है। तो ये आपका एनालॉग आउटपुट मिल रहा है और वो वैल्यूज़ में मिल रहा है, जैसे कि आपको 0 मिला, फिर के मिला, फिर 2k मिला, फिर 3k मिला। मान लो के को तो कॉमन करके अलग हटा दो तो आपको क्या हो जाएगा 0 2 3, सॉरी यहाँ पे 1 भी है, के का मतलब 1, तो 0 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे आपको। और के जो होता है रेजोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है, सर्किट पे डिपेंड करता है। ये याद रखेंगे कि जो के की वैल्यू है, जो रेजोल्यूशन है, वो आपका सर्किट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ओके। आगे देखते हैं मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे क्या होता है उसको फुल स्केल आउटपुट बोलते हैं, ओके। एफएस बोलते हैं या एफएसडी बोलते हैं। तो फुल स्केल आउटपुट आपका ये वीएफएस इसको बोला है। वीएफएस किसके इक्वल है, आपका 7K के इक्वल है इस केस में। इस केस में मतलब ये 3 बिट वाले में, 3 बिट वाले में आपका वीएफएस 7 बिट के इक्वल है, ओके ओके। तो ये इस केस में आपने जब देख रहे हैं 3 बिट में, तो आपको ये ठीक है 7K मिल रहा है वीएफएस। नॉर्मली अगर बोले तो कैसे होगा, 7 को क्या क्या लिख सकते हैं और जिसमें 3 आना चाहिए, तो 2 की पावर 3 -1 ये लिख सकते हैं। और ये 3 किसको डिनोट करेगा, बिट को डिनोट करेगा। तो 7 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 -1 इंटू के। तो के एक्चुअल में क्या हो गया आपका फुल स्केल वैल्यू अपॉन 2 की पावर 3 -1 ये हो गया। नॉर्मली बोला जाए तो आपका के क्या हो जाएगा, आपका वीएफएस हो जाएगा और अपॉन 2 की पावर n-1 हो जाएगा। एन आपका जितने भी बिट का आपका टैग है तो वो आपका n बिट हो गया। ये आपका रिजोल्यूशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यही हमने यहाँ पे समराइज किया है। ये यूजली के इन जनरल आपका वीएफएस अपॉन 2 की पावर n-1 होता है, ओके। ये फुल स्केल वैल्यू हो गई वीएफएस। तो यहाँ पे n आपका कुछ भी 1 बिट डैक, 2 बिट, 3 बिट अप टू कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लो कि फॉर n बिट इक्वल टू 4 या फिर 4 बिट डैक के लिए तो के क्या हो जाएगा वीएफएस अपॉन 2 की पावर 4 -1। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा वीएफएस अपॉन 15, 2 की पावर 4 -1 हो जाएगा 15, तो वीएफएस अपॉन 15 हो जाएगा। तो वीएफएस एक्चुअल में क्या है हमारा, हमें पता है कि मैक्सिमम आउटपुट होता है। तो जैसे 3 बिट के लिए आपका ये हो गया 1 1 1, 4 बिट के लिए 1 1 1 1 हो जाएगा। वो डिपेंड करता है, ये आपको 7 देगा, ये आपको 15 देगा, ये आपको फुल वैल्यूज देगा, ओके। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल आपका 3 बिट डैक के लिए। आपका वी डैक की ये वैल्यू क्या होगी, आउट मैक्सिमम वैल्यू वो आपको 8 वोल्ट देगी, ओके। तो 1 1 1 के लिए 8 देगी। तो यहाँ पे ये 7 और 15 की जगह आपका एक्चुअल में तो वो डिवाइड हो रहा है 7 15 से, 8 और 16 हो गया, ओके। यहाँ पे मतलब ये चीज़ का डिफरेंस है, आपको समझना पड़ेगा कि ये डिनोट करता है 7 को। अगर हम इससे k निकालें तो k क्या निकलेगा 7/7 आपका 1 निकल जाएगा, बट 1 नहीं है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि आपका जैसे ये है वी डैक 3 बिट के लिए 1 1 1 8 को डिनोट कर रहा है, 8 वोल्ट को। ये एनालॉग वैल्यू है, ये एनालॉग वैल्यू है, ओके। तो 8 को अगर डिनोट करना है आपको तो 1 1 1 से डिनोट करेंगे, जबकि एक्चुअल में इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आपका क्या हो गया, इसका होगा 4 +2 और +1, तो आपका 7 हो जाएगा एक्चुअल में, बट 8 को डिनोट करेंगे हम। तो और आगे चलते हैं, वी डेक को और समराइज करें तो आपका कैसा हो जाएगा k इंटू, अगर 3 बिट के लिए करें तो 2² d2, 2 की पावर 1 d1, 2 की पावर 0 d0, ये हो गया। अगर इन केस एक क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे ये तीनों वैल्यू 0 0 1 है, तो इसमें 0 मल्टीप्लाई, इसमें 0, इसमें 1 मल्टीप्लाई, तो इसमें 1 मल्टीप्लाई होगा तो केवल यही वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका वी डैक के लिए इक्वल हो जाएगा। मतलब ये एक ऐसा इनपुट है जहाँ पे आपका जो वी डैक का आउटपुट होता है वो रिजोल्यूशन के ही इक्वल होता है 0 0 1 के लिए। अब 0 0 1 एक्चुअल में क्या है, देखो 0 और 0 0 1, तो ये आपका LSB वैल्यू है और ये दोनों ये MSB है और ये आपका मतलब MSB की तरफ बढ़ता हुआ वैल्यू है। तो जब हम केवल किसको ले रहे हैं, LSB वैल्यू को ले रहे हैं, तो आपको क्या मिल रहा है वी डैक इक्वल टू के मिल रहा है। तो रेजोल्यूशन को डिफाइन करेंगे, रेजोल्यूशन के क्या होगा, इज कॉल्ड द LSB वोल्टेज। तो रेजोल्यूशन के इज कॉल्ड द LSB वोल्टेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ओके, इसको याद रखेंगे कि रिजोल्यूशन के जो होता है इज कॉल्ड द LSB वोल्टेज कहलाता है। द आउटपुट ऑफ, नेक्स्ट पढ़ते हैं, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ DAC व्हेन ओनली LSB ऑफ इम्पॉर्टेंट LSB ऑफ इनपुट इज 1। तो आउटपुट वोल्टेज ऑफ DAC क्या होगा, तब होगा जब केवल LSB होगा, LSB का इनपुट 1 है और अदर्स चीज़ें 0 है। मतलब ये इसी कंडीशन को डिफाइन किया गया है कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ DAC व्हेन ओनली LSB ऑफ द इनपुट इज 1, केवल LSB 1 है, बाकी सारे 0 हैं। तो आउटपुट वोल्टेज आपका DAC का जो होगा वो उसके रेजोल्यूशन के इक्वल होगा। मतलब ये इसकी कंडीशन बता दी कि रेजोल्यूशन ऑफ के LSB वोल्टेज कब कहलाएगा, जब ये कंडीशन होगी कि केवल 0 0 0 1 हो सकता है, 0 0 1 हो सकता है, 0 1 हो सकता है, 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे हो सकता है। इन सब के लिए आपका जो रेजोल्यूशन होगा वो एक LSB वोल्टेज ही कहलाएगा। अभी तो क्वेश्चन देख लेते हैं DAC के। क्वेश्चन इजी होते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 8 बिट DAC है आपका जिसका VFS 20 वोल्ट है। द आउटपुट वोल्टेज फॉर द इनपुट, आपको ये बड़ा सा इनपुट दे दिया है, इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। अब देखो सबसे पहले रेजोल्यूशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो K मैं यहाँ अलग सॉल्व करता हूँ, तो वो क्या होता है VFS ऊपर और नीचे 2 की पावर n-1, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 8 -1। तो इस तरीके से ये देखो ये किया है, तो ये 20/255 आ गया। तो ये आपका क्या दे देगा, ये 4/51 दे देगा। ओके, तो ये आपका इतनी वैल्यू दे रहा है, तो ये इतनी वैल्यू आपका ये K हो गया। अब K के संग क्या मल्टीप्लाई होता है, अब ये आपका इनपुट था, इसको दोबारा लिख लेते हैं 1 1 0 1 1 0 1 1। तो इसमें आप मल्टीप्लाई करते चलो, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 8, इसमें 16, इसमें 32, इसमें 64 और इसमें 128। देखो जहाँ 0 है उनको तो काट दो, तो यह आपका हो गया, ठीक है। 128, 64 और उसके बाद 16, उसके बाद 8 2 1, इन सबको ऐड कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, यह आपका VDAC आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये आपका VDAC वैल्यू देगा, जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लॉजिक देख रहे हैं केवल। सेकंड क्वेश्चन बोला है कि 10 बिट DAC है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ बिट्स देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो n है नंबर ऑफ बिट वो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताता है। VFS भी आपको दे दिया, रेजोल्यूशन पूछा है, तो यहाँ तो किसी और चीज़ की जरूरत नहीं थी। रेजोल्यूशन इज VFS अपॉन 2 की पावर n-1। तो VFS आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गेट में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला और फर्स्ट वाला भी। तो ये आपका क्या हो जाएगा 10.23 अपॉन 2 की पावर 10-1। ये आपको क्या दे देगा 1024 -1 1023। तो ये 10.23 अपॉन 1023 लगभग एक जैसे हैं, बस बीच में पॉइंट है। ये आपका 10 मिली वोल्ट वैल्यू दे देगा। तो इस सर्किट का, इस DAC का रेजोल्यूशन आपका 10 मिली वोल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, EC गेट का 2012 का क्वेश्चन है ये। ओके, ड्रॉ द आउटपुट वेव फॉर्म हमसे बोला गया था। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन ठीक है ईजी है, बट यहाँ पे कुछ अलग से कर दिया कि ये तो हमने अभी पढ़ा, ये 3 बिट DAC है, ये आपका एक नॉर्मल 3 बिट DAC है, ये तो 3 बिट DAC है, कोई दिक्कत नहीं। इसके संग हमने क्या किया है, एक जॉनसन काउंटर को जोड़ दिया है। ओके, जॉनसन काउंटर कुछ इस तरीके से हो गया, ये आपका रिंग वाला काउंटर, ये चीज़ है, ये राइट शिफ्ट रजिस्टर वो होता है, ये जॉनसन काउंटर इसको बोल सकते हैं, ये है। तो ये क्या करेगा कि Q0 से जो वैल्यू मिलेगी उसका इन्वर्ट करके और यहाँ पे वैल्यू डाल देगा। देखो यहाँ से इसको जो वैल्यू मिली यहाँ से, तो उसका इन्वर्ट करके इसने यहाँ डाल दिया। फिर इसको इधर से वैल्यू मिली, ये 0 मिली, इस 0 को उसने क्या किया इन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दिया। और जो पहले ये जो 1 0 वैल्यू है, ये जो 1 0 वैल्यू है, ये इनको उठा के उसने शिफ्ट कर दिया आगे। तो ये देखो ये 1 हो गया और ये शिफ्टेड वैल्यूज़ हैं, यही चीज़ उसको करनी है। तो पहले तो आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है कि एक्चुअल में इस DAC के इनपुट पे क्या मिलेगा, आपको ये फाइंड करना है। तो यहाँ तो अलग काम है, उसके बाद आपके DAC का काम है। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया, आपको 0 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 7 मिल रहा है, 3 मिल रहा है और 1 मिल रहा है और अगेन 0 मिल रहा है। ये सारे इनपुट हैं आपके। ओके, तो DAC क्या करता है, VDAC इक्वल टू K इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट। DAC क्या करता है कि एक वैल्यू के बाद अगली वैल्यू में उसको भेज देता है। ओके, मतलब यहाँ पे हमें केवल ग्राफ बनाना था और कुछ भी नहीं था आउटपुट। तो आपको इस तरीके से करना है, या आपको पूरी DAC की रेंज बनानी है। 3 बिट DAC आपको यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ देगा। ये रेंज बनाई, सबसे पहले आपका 0 से कहाँ जा रही है वैल्यू 4, तो इस तरीके से बना दो। फिर 4 से 6 इस तरीके से, फिर 7 से 6 से 7 इस तरीके से, फिर 7 से गिरेगा तो 7 वाली लाइन से ना, इसी लाइन को नीचे नहीं कर दोगे वरना तो वो ओवरलैप हो जाएगी। तो 7 से 3, फिर 3 से 1 और फिर 1 से 0। तो यह आपको इस तरीके से करना है। तो ये देख लेंगे, इसको याद रखेंगे, इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। ओके, कुल मिला के यहाँ पे DAC का तो कुछ ऐसा काम है नहीं, आपको जॉनसन काउंटर के केवल आउटपुट पता होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी हमने यही चीज़ करी है कि एक 3 बिट फ्री रनिंग काउंटर। तो ये तो एक फ्री रनिंग काउंटर है। फ्री रनिंग काउंटर का 3 बिट का मतलब क्या है कि ये सारी वैल्यूज़ पे जाएगा, 0 0 0 पे,
001 पे, 010 पे, ऐसे सारी वैल्यूज़ पे जाएगा, 0 से लेके पूरा 7 तक जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सब पे जाएगा। और यहाँ पे हमने एक चीज़ अलग करी है कि डैक लिया है 4 बिट का, ये 4 बिट का डैक है। ओके, डैक 4 बिट का है, बट उसमें हमने क्या किया है कि D2 को ग्राउंड कर दिया है। मतलब ये है कि आप इसके इनपुट में क्या ले रहे हो, डैक के इनपुट क्या है, Q2 Q1 और Q0 इसके इनपुट है। तो ये तो 3 बिट है, मतलब इसके लिए 8 वैल्यू लिख लो, या आपने 8 वैल्यू लिख ली। अब आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, सेम तो मिलेगा, बट आपने क्योंकि D2 को 0 कर दिया तो D2 को तो ओवरऑल 0 कर दो और बाकी वैल्यूज़ को कॉपी पेस्ट कर दो। ओके, बाकी वैल्यूज में कोई चेंज नहीं होगी क्योंकि फ्री रनिंग काउंटर है, इसमें कुछ भी वैल्यू चेंज होके नहीं मिल रही है। इसका आउटपुट यही मिल रहा है आपको, देखो ये 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये आपको आउटपुट मिला। अब ये आप देख लो कि ये क्या क्या आउटपुट है, ये क्या क्या आउटपुट है। तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, शुरू में तो 4 नॉर्मल आउटपुट है, फिर आपका 8 9 10 11। तो आप इसका आउटपुट कुछ इस तरीके से बना दो, ठीक है, 0 से शुरू करके 1 2 3 और फिर 3 के बाद 8 और 8 से आपका 9 10 और 11। तो ये आपका ग्राफ इस तरीके से बन गया। आप इस तरीके से भी बना सकते थे, इस तरीके से आप बनाओ और उस तरीके से बनाओ, एक ही बात है। देखो यहाँ पे अगर आप इनको जोड़ दो, ये जोड़ दो, तो ये कुछ इसी तरीके से हो गया कि यहाँ से फिर वो नीचे उतरा, तो ये कुछ उसी तरीके से हो गया। ओके, जैसे ये है, सेम ही चीज़ है। तो आगे चलते हैं, ये 2 क्वेश्चन हमने ग्राफ वाले देखे। अब आते हैं डैक में ही अपना अलग तरीके का डैक जो कि है आपका R2R डैक, इसको देखते हैं। ये तो नॉर्मल डैक था जिसमें एक VR था, V डैक आउटपुट था, D2 D1 D0 आपका ये है और D0 आपका LSB है, और डैक जो है वो सर्किट 3 बिट का है, ठीक है, डैक सर्किट आपका 3 बिट का है। ओके, ये तो नॉर्मल रिवीजन के लिए। अब आपका R2R कैसे काम करता है, R2R को एक एक चीज़ को देखेंगे कि R2R का आउटपुट आपको यहाँ मिलता है, जिसको हमने फिर से V डैक बोला है, तो इस पे आपको आउटपुट मिलता है। अब हमने क्या है यहाँ पे क्या किया है, R2R एक तरीके से कह सकते हैं लैडर है, लैडर टाइप का सर्किट है। यहाँ पे हमने अलग अलग रजिस्टर्स को यूज़ किया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस रजिस्टर को यूज़ करना जो कि आखिरी में जाके ग्राउंड हो रहा है। इसका कोई यूज़ नहीं है सर्किट में, मतलब देखने के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं है, बट वैसे ये काम आता है। ओके, ये नहीं होगा तो आपको जो आउटपुट मिल रहा था वो आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, इसी तरीके का एक और आप सर्किट देखेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि वहाँ पे ये इस्तेमाल नहीं, पर वो अलग तरीके का सर्किट होगा। ओके, बाइनरी डैक, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया कि 2R ये रजिस्टर है और ये आपके R हैं। इनको अच्छे से देख लो कि कहाँ पे क्या है, गलती नहीं करनी है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको इनपुट दे रहे हैं, 2 हमने लाइन बना ली, VR और ग्राउंड। अब ये भी उसी तरीके का, जैसे यहाँ पे हम इस डब्बे में डाल रहे हैं, इस डब्बे में D2 D1 और D0 डाल रहे हैं, और आपको उस तरीके से आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि D2 में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें D1 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर इसमें D0 20 में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यही चीज़ लगभग आपको यहाँ करनी है और कुछ अलग नहीं है, बट यहाँ पे इनपुट कुछ अलग तरीके से दिए जा रहे हैं। जहाँ पे भी आपका ये VR टच कर जाएगा, मान लो यहाँ टच कर गया, इसका मतलब कि D2 आपका 1 हो गया, मतलब D2 पे आपको वैल्यू निकालनी है, और D2 में आप 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे। मान लो यहाँ पे टच नहीं कर रहा है, ये अलग है, ये ग्राउंड टच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड को टच करा रहे हैं, मतलब ये 0 हो गया यहाँ पे। अगेन यहाँ पे VR को टच करा दिया D0 में, तो ये 3 बिट का आपका R2R डैक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो ये 101 आ गया। तो ये कैसा आ गया, 101, ठीक है। ये MSB है और ये LSB है, और ये आपको क्या देगा, 1 में 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, 0 तो कुछ नहीं देगा, और ये वाला जो 1 है इसमें 2 की पावर 0, तो ये आपको क्या दे देगा, 5 दे देगा। ओके, तो इसको पॉज करके देख लेंगे। R2R लैडर कुछ इस तरीके से आपका होता है, इसमें सारी चीज़ें एक एक डिटेल में देख ले कि ये क्यों कर रहा है, ये कैसे काम कर रहा है, सब कुछ। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे भी आपका वीडेक की इक्वेशन जो उसी तरीके से है कि K इंटू ये रेजोल्यूशन है 2 की पावर 2 D2 2 की पावर 1 D1 2 की पावर 0 D0, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो IES का आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज का 4 मार्क्स का मतलब रिटन का क्वेश्चन है, मेंस पेपर का। इक्विवेलेंट सर्किट पूछा है इसका। ओके, ये ऊपर वाले का इक्विवेलेंट सर्किट की बात कर रहा है, मतलब इसमें पूरा आपको सॉल्व करके लाना था, वहाँ पे सॉल्यूशन ही पूछा था। तो इसको सॉल्यूशन हम करेंगे, और ये हमने देख भी लिया कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है ऊपर वाला, हमने यहाँ पे चेंजेस क्या करें, देखो ये वीडेक आपको दिख रहा है इस साइड में, ठीक है, इसको VA मान लिया, इस नोड के वोल्टेज को, इस नोड के वोल्टेज को VB मान लिया,
इस नोड के वोल्टेज को वी सी मान लिया और यही नोड है 3। ओके, और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वी सी इक्वल वी डैक ही है, ठीक है, ये तो आपको दिख ही रहा है कि एक्चुअल में ये है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका ये जो पॉइंट है ये आपका कैसा है कि वी आर इंटू डी नॉट। अब डी नॉट कुछ भी हो सकता है, डी नॉट 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, वो हमें कब पता चलेगा जब उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको टच करेंगे, या तो वी आर को टच करेंगे या ग्राउंड को टच करेंगे। ओके, तो ग्राउंड को टच कर देंगे तो एक्चुअल में ये पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 0 टच हुआ है तो वी आर का कोई काम नहीं है। पर हमने क्या किया कि वी आर को तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया जो रेफरेंस वोल्टेज है। मान लिया कि D0, D1, D2 कुछ भी होगा वो बात की बात है, पर हम तो तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं वी आर को। ओके, तो ये सप्लाई की बात हो रही है। अगर आप सप्लाई दे रहे हो तो ये आपका डी, जैसे कि ये है वी आर D0, तो इसमें क्या है D0 1 हो जाएगा और वी आर इंटू 1 आपको वी आर ही मिल जाएगा। अगर आपने सप्लाई दी तो आपको वी आर यहाँ पर मिल गया। अगर मान लो सप्लाई नहीं देते तो आपको 0 मिल जाता, एक कॉमा लगा के 0, तो वही बात है, पर हमने वी आर को लिखा है यहाँ पे। अब इसमें क्या करेंगे, 3 नोड तो 3 KCL। ओके, बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, आप इसका सॉल्यूशन खुद से कर सकते हैं, बस समझ रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है। 3 नोड 3 KCL, तो पहला KCL आपका आ गया कि एट VA, तो जब VA के लिए अप्लाई करेंगे तो VA माइनस 0 अपॉन 2R, इसको देख लेते हैं ऊपर। जैसे VA से एक तो ये VA माइनस 0 अपॉन 2R हो जाएगा, दूसरा VA माइनस VR, ओके, और अपॉन 2R इसमें भी हो जाएगा। तो VA माइनस VR और VR में डी नॉट भी मल्टीप्लाई अभी कर रहे हैं। अब इसी डिपेंड करता है कि ये वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ये डिपेंड किस पे करता है कि या तो डी नॉट 1 होगा या तो डी नॉट 0 होगा, इस पर डिपेंड करता है। और तीसरा आपका VA माइनस VB अपॉन R, तो ये भी आप देख लेते हैं, ये VA और इससे जब इसको माइनस करेंगे और अपॉन R कर देंगे तो ये नोड इसी तरीके से VB के लिए क्या हो जाएगा, VB माइनस V अपॉन R, VB माइनस VC अपॉन R और VB माइनस VR D1 अपॉन 2R। ऐसे VC के लिए क्या हो जाएगा, VC माइनस VB अपॉन R, VC माइनस VR D2 अपॉन 2R। ये देखो VC के लिए आ गया आपका, ये ऐड VB की इक्वेशन हो गई, ऐड VA की इक्वेशन हो गई और ऐड VC की इक्वेशन हो गई, ये वाली। ओके, तो ये सब सॉल्व करेंगे आप, तीनों इक्वेशन को एक साथ उठा के सॉल्व करेंगे। और आपको ये एक्चुअल पता है कि VC ही आपका V डैक है, ये आपको पहले ही लिख दिया है कि VC ही V डैक है, वो दिख भी रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू VR D2 अपॉन 2, VR D1 अपॉन 4 और VR D0 अपॉन 8, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आपका कैसा आ जाएगा कि VC इक्वल टू, ये आपका ऐसा आ जाएगा। तो फाइनली इफ आउटपुट VC इज इटसेल्फ V डैक, ये तो बात लिखी हुई है, तो यहाँ से इधर आएंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व किया तो इधर गए, ये VC प्लस ये चीज़ हो गई और फिर सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, V डैक इज VC इज इक्वल टू डायरेक्ट VR D2 अपॉन 2, VR D1 अपॉन 4 और VR D0 अपॉन 8। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। एक्चुअल में ये जब इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2VC और ये 2 इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा केवल 2। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि D0 के संग 8 है, D1 के संग 4 है और D2 के संग आपका केवल 2 है। जितना मतलब MSB वाले के संग डिनोमिनेटर में 2 और LSB वाले के संग 8, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन पे आपका वर्क है। तो V डैक ये आ गया। अब इसमें और क्या कर देंगे, हम इसमें VR को कॉमन ले लेंगे और 2 की पावर 3 को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे 2 की पावर 3 को कॉमन लिया तो D2 के संग 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, D1 के संग 2 की पावर 1 और D0 के संग 2 की पावर 0। तो ये आपका क्या है, यही आपका मेन लॉजिक जो अभी तक चलता हुआ आया था पीछे से, हम उसी पे आ गए। ये आपका क्या है, K है, तो K आपका VR अपॉन 2 क्यूब है। ये 3 बिट R2R लैडर के लिए है, ज़्यादा होगा तो आपका VR अपॉन 2 की पावर 4, ठीक है, 2 की पावर 5 इस तरीके से हो जाएगा। या फिर नॉर्मली बोले तो K आपका क्या हो गया, VR अपॉन 2 की पावर N, जितने भी बिट का आपका R2R लैडर है, डैक है। ओके, तो इन जनरल VFS आपका क्या होगा, फुल स्केल वैल्यू यही हो सकती है कि तीनों 1 1 1 हो जाए। और फुल स्केल वैल्यू आपको तब मिलेगी जब आपका K क्या होगा, K इजकल टू VFS अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 1। ओके, वैलिड फॉर एनी डैक के लिए, ये चीज़ तो हमेशा डैक के लिए वैलिड है। तो V फुल स्केल आपको कब मिलेगी, 1 1 1 पे। तो आप इसमें चाहो तो रख के भी देख लो, तो 1 1 1 रख दो इसमें, ठीक है, 1 1 1 रख दो। तो ये कि 2 की पावर 4, 4 प्लस 2 6 और 7, ये आपका 7 हो गया। और 7 को आप क्या लिख सकते हैं, तो ये कैसा हो गया, V डैक इजकल टू VR और 7 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1 और नीचे 2 की पावर 3।
तो यहाँ से सॉल्व करके आप के को निकाल सकते हैं। ओके, और एक्चुअल में ये वी डैक उस समय क्या होगा, वी फुल स्केल वैल्यू होगी जब आपने 1 1 1 रखा है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका वी आर अपॉन 2 की पावर 3 किसके इक्वल हो गया, वी एफ एस अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 1। तो आपका देखो एक तो हमने पहले ही निकाल लिया था के की वैल्यू, एक तो इन सबको हटा देते हैं, एक तो के की वैल्यू आपकी यही है वी आर अपॉन 2 की पावर 3, एक ये है, और ये इसके भी इक्वल है जो हमने ये निकाली है, किसके इक्वल, वी एफ एस अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 1। तो ये दो वैल्यू हैं, ये तो इन जनरल हमेशा वैलिड होती है, और यहाँ पे ये वैलिड हो गई है, ये दो वैल्यूज के की आ गई। या तो आप रेफरेंस वोल्टेज के संग निकाल सकते हो वी आर अपॉन 2 की पावर 3, या फुल स्केल वैल्यू के संग वी एफ एस अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 1, इसमें 1 माइनस होगा आपका। ओके, तो ये आपका के है वी डैक। अब मान लो हमने ये ले ली, ये वही चीज़ करी है, तो ये आपने 7 मल्टीप्लाई किया जो ऊपर हमने करके देखा, तो 7 की जगह 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हो। और इससे क्या हो जाएगा, आपका ये वैल्यू तो ऑलरेडी के है, इसको के लिख दो, और इसको के लिख दोगे तो इसको उसके नीचे भेज दोगे तो वही चीज़ हो जाएगी वी एफ एस अपॉन 2 की पावर 3 माइनस 1। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और ये चीज़ तो मैंने पहले ही बता दी कि ये आपका एक्स्ट्रा रजिस्टर है, ये वर्किंग में तो नहीं आ रहा कैलकुलेशन में, बट इसका काम है और ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा रजिस्टर। ओके, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट है कि हमेशा याद रखो कि एल आपका यहाँ होता है इस एक्स्ट्रा रजिस्टर के पास, और हमेशा वी डैक की शायद वी डैक जो आपका आउटपुट है, आउटपुट की साइड में आपका एम होता है। तो ये याद रखेंगे, D2 यहाँ पे मौजूद है इस तरफ। ओके, D2 यहाँ पे मौजूद है, तो ये कुछ इस तरीके से है। अब ये तो फिगर हमने समझ लिया, और ऊपर केवल R होता है, और यहाँ पे आपका 2R इस तरीके से। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड वी नोट, आउटपुट निकालना था आपको। तो आपको क्या समझना है कि पहले तो वी आउटपुट की तरफ ही आपका MSB होता है, तो इसको तुरंत लिख दो MSB और नीचे लिख दो LSB। और आपको ये दिख रहा होगा ये ग्राउंड से जुड़ा है, ये आपका एक्स्ट्रा वाला रजिस्टर है, तो ये एक सर्किट R2R डैक है, ये तो आपने पहचान लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये 4 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ये 4 वोल्ट से जुड़ा है, मतलब आपको कुछ ना कुछ VR चाहिए था, ठीक है, VR। तो ये एक्चुअल में VR ही है, 4 वोल्ट इज़ द VR। तो आप अगर देखोगे ये MSB है, तो ये 0, ये VR से जुड़ा है मतलब 1, और ये 0, तो ये 0 1 0 आ गया। तो वी डैक आपका क्या होगा, आपका वी डैक क्या होगा, आपका VR अपॉन 2 की पावर 3, तो 4 अपॉन 8, तो 1/2। और यहाँ पे केवल बीच वाले में आपका 1 इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी 0 0 हो जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8। तो ये 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 आपको क्या दे देगा, 1 वोल्ट दे देगा। तो देखो इसका पूरे का सॉल्यूशन हो गया 1 वोल्ट, बड़ी आसानी से निकल आया। चीज़ें पहचाननी आपको ज़रूरी है, कहाँ पे MSB है, कहाँ पे LSB है, ओके, VR क्या है, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और देखते हैं आगे, डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है, ओपैम। ओपैम में आप दो इनपुट दे रहे हैं, VP और VN, और ये इसका गेन है, इसको डिफरेंशियल गेन बोलते हैं, AD। इसका D जो सबस्क्रिप्ट है वो आपको गेन बता रहा है कि डिफरेंशियल टाइप का गेन है। और ये आपका V आउटपुट, तो V आउटपुट हमेशा किसके इक्वल होगा, डिफरेंशियल गेन इंटू आपका VP माइनस VN, इनका डिफरेंस। ओके, तो सपोज अगर इनका डिफरेंस कैसा है कि 1.001 है ये, और ये 1.0 है, और गेन इसका 10,000 है, तो ये आपको V आउटपुट में क्या वैल्यू देगा, ये तो 10,000 इंटू इसका डिफरेंस आपको क्या दे देगा 0.0001, और इस मल्टीप्लाई के 1 वोल्ट दे देगा। तो V आउटपुट की वैल्यू आपको 1 वोल्ट तब मिलेगी जब आपका डिफरेंस बहुत छोटा होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, गेन काफ़ी बड़ा होता है, गेन लगभग बोल सकते हैं इन्फिनिटी के इक्वल, मतलब बहुत बड़ा है, गेन बड़ा है। अगर डिफरेंस छोटा नहीं होगा तो आपका V आउटपुट भी इन्फिनिटी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि आपका जो डिफरेंस है वो काफ़ी छोटा होना चाहिए। ओके, और बहुत बेसिक सी बात है, ओपैम में आपका नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर समझ लेते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर मतलब ये दोनों एम्पलीफाई ही करेंगे। इन्वर्टिंग का क्या मतलब होता है, देखो दो टर्मिनल होते हैं, ये नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और ये पॉजिटिव वाला आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है जो इन्वर्ट नहीं कर रहा है। नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग है, मतलब वो V इनपुट और V आउटपुट को इन्वर्ट कर दे रहा है। यहाँ पे आपको 180 डिग्री का फेस शिफ्ट देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, जैसे कि ये आपका इनपुट है, ये एम्पलीफाई भी करेगा और इन्वर्ट भी करेगा, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या है, ये इन्वर्ट नहीं करेगा, तो ये आपका नॉन इन्वर्टिंग है, ये इनपुट है, इसको एम्पलीफाई तो कर ही देगा बट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे आपने नेगेटिव वाले पे अप्लाई किया है इस केस में इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, और नॉन इन्वर्टिंग में आपने पॉजिटिव वाले साइड में इनपुट को अप्लाई किया है। ठीक है, ये इनपुट पॉजिटिव साइड में अप्लाइड है, और आपका नेगेटिव वाला साइड ये ग्राउंडेड है। ऐसे ही यहाँ पे आपका पॉजिटिव वाला साइड ग्राउंडेड है। ओके, तो दोनों का जो गेन का फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेगेटिव वाला लेते हैं तो आप V नॉट इक्वल टू माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपको माइनस चाहिए, फेस शिफ्ट चाहिए 180 डिग्री का, और RF अपॉन R1 इंटू V इन, तो V, ठीक है, एक्चुअल में गेन क्या होता है, गेन होता है V आउटपुट अपॉन V इनपुट। तो एक्चुअल में अगर यहाँ पे गेन देखा जाए तो गेन केवल इतना है, RF अपॉन R1। RF क्या है, ये फीडबैक रजिस्टर है, और R1 आपका ये वाला रजिस्टर है।
अब यहाँ पे भी क्या होता है, यही चीज़ होती है, पर यहाँ कोई नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पे गेन अलग तरीके का होता है। यहाँ पे ये गेन है पूरा 1+RF/R1 है, तो यहाँ पे भी RF फीडबैक रजिस्टर है और यहाँ पे भी ये R1 इस नेगेटिव वाले टर्मिनल का ही रजिस्टर है। ओके, बट यहाँ पे कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है और यहाँ पे 1+ होता है गेन। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में 1+RF/R1 होता है गेन। अभी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये तो आपका डैक R2R डैक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका LSB इधर रहेगा और LSB आपका ये आउटपुट साइड में रहेगा, तो ये 1 हो गया MSB और ये 0, ये 1 0, तो ये आपका कैसा आ गया 1 0 1 0 आ गया इनपुट। तो V डैक को निकालने के लिए 1 यहाँ है तो 2⁻³ से मल्टीप्लाई, ये वाला 1 2⁻1 से, तो ये क्या हो जाएगा 10/16 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका VR तो यहाँ पे 1 वोल्ट, देखो ये 1 वोल्ट दिया है तो VR 1 वोल्ट है और 2⁻4 तो ये आपको क्या दे देगा, Vin आपका हो गया 5/8। Vin एक्चुअल में किसका हुआ, इस ओपैम्प का Vin हुआ। अभी केवल हमने इसको सॉल्व किया है Vin को। ये कहाँ जा रहा है, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जा रहा है, तो इसका आउटपुट कैसा हो जाएगा 1+RF, RF मतलब 7 किलो ओम और ये R1 1 किलो ओम, तो 7+/1 ये क्या हो जाएगा 1+, तो ये 8 और 8 कट के केवल 5 वोल्ट बचेगा। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपने एक ओपैम्प भी जोड़ दिया आगे तो 5 वोल्ट आपको मिल गया आउटपुट। ओके, एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा था 5/8 जो कि डैक का आउटपुट था 5/8, बट ओपैम्प लगा के आपको 5 वोल्ट पूरा मिल गया। ओके, नेक्स्ट आपका फिर है बाइनरी वेटेड डैक। नेक्स्ट टॉपिक अपना है बाइनरी वेटेड डैक। ओके, तो इनका नाम ही अलग है, बाइनरी और वेटेड डैक है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा रजिस्टर नहीं है। पहली बात, यहाँ पे ऊपर आपका कोई भी रजिस्टर नहीं लगा होता। इसका मतलब क्या है कि ये सारे पॉइंट ही वी डैक है, ये सारे पॉइंट भी वी डैक है, इनका वोल्टेज सेम है, सब पॉइंट्स का वी डैक ही है। ओके, और आपका यहाँ पे उल्टा काम करता है, ये यहाँ पे आपका वी डैक की साइड में आपका LSB होता है, तो ये याद रखेंगे, और आपका इस आखिरी वाले पॉइंट पे MSB होता है। तो ये चीज़ बाइनरी वेटेड डैक और R2R लैडर, इसमें ये चीज़ अंतर है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। अगर हमने वहाँ का सीख के यहाँ लगा दिया तो गलत हो जाएगा, तो ये चीज़ है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे रजिस्टर आपके एक स्टेप में चलते हैं, जैसे यहाँ पे R है MSB के संग, यहाँ पे 2R है, यहाँ पे 4R है, यहाँ पे 8R है। बाकी तो आपका वही है कि VR है और ग्राउंड है, और किसको आपको किससे जोड़ना है, VR को मान लो इससे यहाँ जोड़ना है तो कनेक्शन बैठा सकते हो, यहाँ पे बैठा सकते हो, इस तरीके से। यहाँ पे क्या है, पहले ऊपर वाले में देखते हैं कि VFS क्या है आपका, VDAC/VR, VR/2⁻3-1 इंटू ये पूरा आपका ऊपर का था, तो यहाँ पे आपका K क्या है, VR/2⁻3-1, या K इज VFS/2⁻3-1 के इक्वल हो गया। ओके, VFS किसके इक्वल हो गया, VR/2⁻3-1, और इसमें VFS अगर हम निकालेंगे तो VFS इज इक्वल टू VR आ गया, जैसा हम पीछे भी कर रहे थे जब हमने यहाँ पे क्या किया था कि इसको इसके इक्वल रखा था, और ऊपर था मेरे हिसाब से वो चीज़ ये था। ओके, जब हमने ये रखा था कि VFS इक्वल टू इसके इक्वल है, और ये कहाँ से आया था, ये देखो ये ऐसे आ रहा है, VFS इक्वल टू VR अपॉन ये और ये, तो यहाँ पे ये चीज़ है। बट ये तो चीज़ यहाँ पे थी, और यहाँ पे हम इसको काट नहीं सकते थे, क्योंकि ये क्या है, VFS इक्वल टू आपका VFS अपन VR एक्चुअल में क्या है आपका 7/8 है। अगर हम 3 बिट की बात करें 7/8 था, ये कंक्लूजन निकला, ये R2R लैडर में निकल रहा है। अब हम बाइनरी वेटेड डैक में देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपका नीचे डिवाइड हो रहा है 2⁻3-1 से ही डिवाइड हो रहा है। ये चीज़ ज़रूरी है समझनी, ये चीज़ डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम R2R लैडर, डिफरेंट फ्रॉम R2R लैडर, तो ये चीज़ अलग है। यहाँ पे 2⁻3-1 है। अब आप अगर वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे VFS ये कट जाए, ठीक जैसे ये है VFS इक्वल टू VR अपॉन ये दोनों कट जाएगा, तो VFS VR के इक्वल ही आ जाएगा यहाँ पे, ये याद रखेंगे, ठीक है। VFS इक्वल टू VR हो जाता है यहाँ पे बाइनरी वेटेड डैक के अंदर। K क्या, K की वैल्यू आपकी डिपेंड करती है सर्किट पे, पर VFS की वैल्यू सर्किट पे डिपेंड नहीं करती। ओके, बिल्कुल सर्किट पे, सर्किट क्या है, ये पूरा सर्किट ही है। VFS की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, VFS की वैल्यू VR पे डिपेंड कर रही है। VR हम कहाँ दे रहे हैं, VR हम ये दे रहे हैं, ये VR पे डिपेंड कर रही है VFS की वैल्यू, और K की वैल्यू सर्किट पे डिपेंड कर रही है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस केस में क्या था R2R में, वहाँ पे दोनों K और VFS दोनों की वैल्यू वहाँ पे सर्किट पे डिपेंड कर रही थी, तो ये डिफरेंस है एक। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे LSB और MSB की पोजीशन में डिफरेंस है, ये बिल्कुल अपोजिट है। ओके, ये तो आपका नॉर्मल बात हो गई। अगर DI1 है तो कनेक्ट कर रखा है हमने VR में, और DI0 है तो ग्राउंड में कनेक्ट कर रखा है। तो इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं यहाँ पे। इक्विवेलेंट सर्किट और कैसे हो सकता है, ये वही चीज़ कि हर पॉइंट VDAC है,
और ये वी आर इंटू डी थ्री है, ये वी आर इंटू डी टू, वी आर इंटू डी वन, वी आर इंटू डी नॉट। KCL लगाएंगे केवल वी डेक्स पे लगाएंगे क्योंकि सारी नोड सेम है, तो एक बार KCL लगाएंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, वी डेक माइनस वी आर डी थ्री माइनस वी आर डी टू माइनस वी आर डी वन माइनस वी आर डी जीरो अपॉन पहले आपका डी थ्री के संग आर, फिर डी टू के संग 2R, D1 के संग 4R और D0 के संग 8R। आपकी रजिस्टर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, D0 के संग आपका ज़्यादा बड़ा रजिस्टर होगा। ओके, इसको हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया। वी डैक को एक तरफ ले गए तो देखो वी डैक 1/R 1/2R 1/4R 1/8R, ये एक तरफ हो गया। उसी के साथ आपका इक्वल करके वी आर डी थ्री अपॉन आर, वी आर डी टू अपॉन आर, ये अलग हो गया। वी आर डी थ्री, वी आर डी टू, वी आर डी वन, वी आर डी जीरो वाले आपके दूसरी तरफ चले गए। अब हमने क्या किया, इसमें से जो कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हमने नीचे 8R कॉमन लिया और ऊपर ऐसे कर लिया, तो ये आपका 8 + 4 + 2 + 1 अपॉन 8R होके आ गया। ऐसे यहाँ पे कॉमन लिया तो ये नीचे का 8 और यहाँ आपका वी आर अपॉन आर, ये दोनों तरफ कट जाएगा। एक्चुअल में वी डैक आपका क्या बचेगा, इधर तो वी डैक बचा, इधर ये वी आर बचा, और नीचे क्या हो गया आपका, ये जो D3 ये सब बच जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 2 की पावर 4 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको क्या दे देगा। अगर हम 4 बिट की बात करें तो ये आपका क्या दे देगा, 15 दे देगा। तो यहाँ पे आपका वी डैक क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने ये भी देखा है वी डैक वी आर अपॉन 2 की पावर n - 1 के इक्वल होता है। ओके, और इसी को हम फिर वी फुल स्केल लिख सकते हैं। ओके, और यहीं से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, ये 2 की पावर 3 D3, ठीक है, ये 8 का ये मतलब है। नेक्स्ट जैसे हमने इस 4 को जोड़ा है, 4 आपका 2 की पावर 2 D2 हो गया। ऐसे ही आपका 2 की पावर 1 D1 हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं, 2 की पावर 0 D0 हो गया। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब ये 15 हम कहाँ से लाएं, ये इंपॉर्टेंट है। 15 हम यहाँ से उठा के लाएं। ये आपका क्या है, 8 4 12 2 14 1 15, ये आपका 15 है, ये इधर चला गया। तो एक्चुअल में वी डैक आपका कैसा हो गया, वी डैक इक्वल टू वी आर अपॉन 2 की पावर 4 - 1 और इंटू ये सारा पूरा आपका इस तरीके से। तो ये वी डैक आपका कहाँ निकला, बाइनरी वेटेड रजिस्टर के अंदर। ओके, अब कंपेयर करते हैं R2R से। R2R में कैसा होता था, R2R लेटर में आपका वी डैक इक्वल टू वी आर अपॉन 2 की पावर 3 होता था। वहाँ पे 2 की पावर आपका जैसे 2 की पावर 4 कह सकते हो, अगर 4 बिट है, 3 कह सकते हो 3 बिट है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे -1 भी हो रहा है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही, यहाँ -1 भी हो रहा है किसके अंदर, बाइनरी वेटेड रजिस्टर के अंदर। और ये R2R है, यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है, इस तरीके से। तो यहाँ पे के आपका रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन 2 की पावर 3, VFS क्या हो जाएगा, वी आर अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 - 1। और के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे है, इसमें है बाइनरी वेटेड रजिस्टर में। यहाँ पे के क्या हो जाएगा, VFS अपॉन 2 की पावर 3 - 1। और यहाँ पे अगर बात करेंगे इसमें, तो आपका जो VFS हो जाएगा वो एक्चुअली में VR के इक्वल ही हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो रिपीटेड है, इनको दिमाग में रखना है। ओके, तो ये और ये काम कैसे करता है, काम देखो उसी तरीके से करता है जैसे बॉक्स है और हमने ये इनपुट दे दिए और ये आपने आउटपुट भी लिया यहाँ से। तो कुछ इसमें अलग चीज़ नहीं है, VR डाल दिया है। इसमें क्या है, सर्किट होगा, ये रजिस्टर्स इसके अंदर हो गए, हमें उससे मतलब नहीं है। ओके, ये नॉर्मल केस है कि हमेशा रेजोल्यूशन VFS अपॉन 2 की पावर n - 1 के इक्वल होता है। ये नॉर्मल केस है। अब एक क्वेश्चन था IAS में पूछा हुआ था। ओके, आपका क्या है, जब जो इलेक्ट्रिकल चूज़ करते हैं ऑप्शनल उसमें, तो यहाँ पे क्या था कि आपका इतना तो ये क्या है, 3 बिट का डैक है, D0 D1 D2, ये D2 है। ये आपका क्या है, ये यहाँ तक 3 बिट का डैक है। ओके, ये 3 बिट का है एक्चुअल में, मतलब ये वाला है, ये 3 बिट वाला। और उसके पहले अगर देखना चाहोगे, ये आपका ये केवल 2 बिट का है। अब इसको हमें बड़ा करना है, कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में 2 बिट तो 3 बिट में क्या अंतर है, आपने ये 2 बिट से ज़्यादा क्या डाल दिया, एक ये R डाल दिया, एक ये 2R डाल दिया, तो ये आपका 2 बिट से 3 बिट बन गया। बस हम यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ये हमने R डाला है, ये हमने फिर से 2R डाल दिया, बस यही प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। तो ये 4 बिट का डैक बन गया, फिर हम R डाल देंगे और 2R डाल देंगे, ये R है, तो ये आपका बढ़ता जाएगा। इस तरीके से आप कितने भी बिट का डैक बना सकते हैं, एक R और एक 2R को इस तरीके से जोड़ के, ये इस तरीके से। ओके, तो ये पूछा था वहाँ पे। अब बाइनरी वेटेड डैक की बात का क्या है कि मैक्सिमम करंट इसमें कहाँ से फ्लो करती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MSB से फ्लो करती है। और वहाँ पे क्या था, वहाँ उल्टा था आपका R2R में। ऐसा यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे इसलिए क्योंकि MSB में आपका केवल R रजिस्टेंस है, यहाँ पे 4R है, या फिर LSB में आपका 8R है। ये 4 बिट है, ये 3 बिट है। तो आप ऑब्वियसली बात है, यहाँ से मान लो करंट गई, उसको 3 जगह डिवाइड होना है। अब 3 जगह डिवाइड होने के लिए वो सबसे लीस्ट रजिस्टिव पाथ को ढूंढेगी। तो सबसे ज़्यादा करंट आपका मैक्सिमम करंट कहाँ से जाएगी, इस R से जाएगी। और लीस्ट करंट कहाँ से जाएगी आपकी, LSB से जाएगी या 4R से जाएगी।
ओके तो क्या क्या डिफरेंसेस है आपका एल एस बी एम एस बी में डिफरेंस है, आपका के की वैल्यू में डिफरेंस है, आपका वी एफ एस इजकल टू वी आर होता है यहाँ पे बाइनरी वेटेड डेक में, बट वहाँ नहीं होता, ये सारे डिफरेंसेज हैं। नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर 11, लेक्चर 10 भी यहाँ खत्म होता है।